तो भी लिख लो तुम लोग सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में 5 विषय है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। देख लो क्या क्या लिखना है। पहला इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा अर्थशास्त्र, चौथा राजनीतिक विज्ञान, और पांचवा क्या है, आपदा। ये सब जानना बहुत जरूरी है। आपदा लिख लो। देखो, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, आपदा। आपदा का मूल, आपदा से मतलब क्या है, आपदा से क्या मतलब है, आपदा का इंग्लिश शब्द होता है डिजास्टर। ठीक, आपदा दो तरह का होता है, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा मतलब जो बाढ़ आता है, प्राकृतिक आपदा। जो बादल गरज कर कहीं फटता है, प्राकृतिक आपदा। मानव जनित आपदा क्या हुआ, बम फटना मानव जनित आपदा है। यानी कि जो मानव के द्वारा निर्माण करके, जो मानव के द्वारा निर्माण करके कहीं नुकसान पहुंचाया जाता है, उसे हम मानव आपदा कहते हैं। और जो प्रकृति के द्वारा आपदा आती है, जो प्रकृति के द्वारा समाज को, लोगों को क्षति पहुंचती है, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो बताओ, बाढ़ का आना मानव जनित आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। अभी जो हर महीने आता है बारिश, नदी का पानी बढ़ जाता है बांध तक, प्राकृतिक आपदा है। उसमें नुकसान होता है कि नहीं होता है, खेत वगैरह जो भी है नुकसान होता है, आपदा हुआ। राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान आज की डेट में तो बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। आज की डेट में बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कोई भी नेता आता है और उल्लू बना करके वोट लेकर चला जाता है। तो राजनीतिक विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या होता है, मतलब कि पॉलिटिक्स की शुरुआत कैसे होती है। राजनीतिक विज्ञान होता क्या है, हम वोट देते हैं, किस पर्पज से देते हैं, वोट देने का क्राइटेरिया क्या है, वोट कितने स्तर पर दिया जाता है। जैसे मुखिया का भी वोट देते हैं हम लोग, विधायक को भी वोट देते हैं, यहाँ तक कि सांसद को भी वोट देते हैं। समझ में है ना। राष्ट्रपति किसके अंदर आएगा, राजनीतिक विज्ञान। प्रधानमंत्री राजनीतिक विज्ञान। संसद भवन राजनीतिक विज्ञान। देश के प्रधानमंत्री राजनीतिक विज्ञान। राज्य के मुख्यमंत्री राजनीतिक विज्ञान। राज्य के राज्यपाल, देश के राष्ट्रपति, सब किसके अंतर्गत आएगा, राजनीतिक विज्ञान। लोकतंत्र जैसे शब्द कहां पर आएगा, राजनीतिक विज्ञान। ये सारा जितना शब्द है ये सब राजनीतिक विज्ञान में पढ़ने को मिलेगा। ठीक, के लिए कुछ पैसों की जरूरत होती है, कुछ इनकम की जरूरत होती है, उसी तरह से देश को चलाने के लिए भी इनकम की जरूरत होती है। ठीक, तो अर्थशास्त्र के अनुसार अगर देश की इनकम की हम बात करें तो हर घर में, सपोज मान लो कि किसी घर में 5 सदस्य है, तो 5 सदस्य का काम करने का तरीका अलग होगा, जगह अलग होगा। कोई ज्यादा पैसा कमाएगा, कोई कम पैसा कमाएगा, लेकिन उन सबको पैसे को मिलाकर के ही तो घर चलाया जाता है। इसी तरह से अर्थशास्त्र में देश जो है हमारा क्या है, घर है। क्या है, घर। और उस देश की जो जनता है उसका क्या है, परिवार है। जैसे एक घर में 4 सदस्य, 5 सदस्य, किसी के घर में 12 सदस्य, 10 सदस्य होते हैं ना, उसी तरह से सब मानो कि देश जो है हमारा घर, और घर में जो जनता है उसका क्या है, सदस्य। तो कोई सदस्य कमा रहा है और कोई सदस्य नहीं कमा रहा है। सीधी बात है, किसी के घर में कोई कमाता है, कोई नहीं कमाता है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई ज्यादा पैसा कमाता है, कोई कम पैसा कमाता है, होता है ना। इस तरह से सेम उसी तरह से एक यहाँ पे घर लेना और एक यहाँ पर देश को घर बना लेना। कोई घर का आदमी कोई बाहर जाकर कमाता है, घर का आदमी कोई बाहर जाकर कमाता है, कोई चाहेगा तो अपने में, मतलब कि एक छोटा सा घर में ही बिजनेस करेगा और अपने आस पड़ोस को बेचना शुरू करेगा। ये भी होता है पैसा कमाने का तरीका। तो ये जितना चीज है अर्थशास्त्र में पढ़ने को मिलेगा, एटीएम, जीएसटी, इनकम, राष्ट्रीय आय, शुद्ध सकल उत्पादन, ये क्या है, सब इसमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक, अब ये है भूगोल और उसके बाद इतिहास। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है भूगोल और इतिहास। भूगोल इसलिए जरूरी होता है
क्योंकि हर जगह भूगोल, मतलब कि जब तक तुम लोग भूगोल समझोगे नहीं ना, तब तो तुम लोग को इतिहास भी उतना पढ़ने में मजा नहीं आएगा, और ना ही ये सब राजनीतिक विज्ञान पढ़ने को मजा आएगा। अगर तुम लोग एक बार ये भूगोल पढ़ लोगे अच्छे से, तो तुम लोग लगभग जितने भी टॉपिक, जितने भी कुछ भी मतलब सोचोगे, मतलब होगा देश दुनिया में, पकड़ में आ जाएगा कि ये कौन से जगह पे हुआ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन मायने रखता है, क्या, जगह, कि किस जगह पे हुआ है। अगर आदमी उस जगह को कनेक्ट करता है तो अच्छे से फील करता है, उसको अच्छे से समझ पाता है। इसी तरह से सब बोलता है कि कहीं जाना है, कमाने, पंजाब जाना है, हरियाणा जाना है, कहाँ है पंजाब, कितना दूर टाइम लगेगा, कितना दूर है, किस तरह से जाने में सुविधा होगी, कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होगी। जियोग्राफी हमें यह बताता है। अभी हमारे जस्ट पीछे गंगा जी नदी बह रही है, कहां से निकलती है, कहां तक जाती है, गंगोत्री से निकलती है। कहां, गंगोत्री से उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से। उत्तराखंड कहाँ है, कुछ आइडिया नहीं है। तो जब ये चीज समझोगे ना, जब नदी का, पहाड़ का, पर्वत का, तब समझ में आएगा कि ये नदी वहां से निकलती है, फिर वहां से करते 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 बहते बहते हमारे यूपी में जाती है, फिर बिहार में पूरी तरह से दो भाग में बांट देती है, फिर यही यूपी में बिहार को बांटते हुए पश्चिम बंगाल में जाते हैं, फिर बंगाल के खाड़ी में जाकर के गिरती है। भूगोल हमें बताता है कि बारिश क्यों होता है, भूगोल हमें बताता है कि कौन से महीने में, कौन से समय में किस तरह के फसल उगाने चाहिए, रबी फसल क्या है, खरीफ फसल क्या है, जलोढ़ मिट्टी क्या है, ये सब भूगोल में पढ़ना होता है। पर्वत कितने हैं, पर्वत कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पर्वत क्यों पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा लोग जो है स्थल पे ही क्यों रहते हैं, मतलब कि समतलीय स्थल पर ही क्यों रहते हैं, क्यों नहीं सबसे ज्यादा पहाड़ पर रहते हैं। तो ये सब हमें भूगोल में देखने को मिलेगा। समझ में आया? तुम लोग देख लेना, अभी तो शायद समझ में नहीं आएगा, छोटे हो, लेकिन कभी भी तुम लोग नोटिस करना ये कि किसी भी देश का सबसे ज्यादा आबादी जो है कहाँ रहता होगा, समतलीय स्थल पे। समतलीय स्थल मतलब हाँ, जहाँ की मिट्टी जो है बराबर है, वहां पर लोग रहते हैं। क्यों? पहले तो रहने में सुविधा, यानी कुछ ढांचा उचा अगर बनाया जाए, घर द्वार बनाया जाए तो बन जाएगा आसानी से। दूसरा रहने का जो मेन कारण है, दूसरा रहने का जहाँ पर लोग रहते हैं, नदी के आसपास रहते हैं। तुम लोग देख लेना, जिस दिन ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू करेंगे और बताएंगे उस दिन कि सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होता है, उत्तर बिहार, उत्तर भारत। अच्छा एक चीज बताओ, जब मैंने बोला उत्तर भारत, तो उत्तर भारत का दिशा किधर होगा? ये चीज याद रखना, जब भी बोलेंगे उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत, तो कहने का मतलब है जिस तरह से नक्शा बनाया था भारत का, मैंने बोला क्या, उत्तर भारत, तो इस लाइन से कहा ऊपर जाएंगे, इस लाइन से ऊपर। बोलेंगे दक्षिण भारत, हम बोलेंगे दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत मतलब नीचे आएंगे। ये चीज जो है हमेशा कनेक्ट करते रहना, जितने भी चीज बोलेंगे, जितने भी बातें बोलेंगे, कनेक्ट करोगे तो समझ में आएगा। ठीक, तो ये सब भूगोल में। अब इतिहास की अगर बात कर लेते हैं थोड़ा, तो इतिहास सबको जानना चाहिए कि अगर हम आज इस स्थिति पर हैं तो क्यों खड़े हैं, हमारे जो पूर्वज हैं क्या सही किए, क्या गलती किए, इतिहास हमें बताता है। क्या उनके द्वारा जो काम किया गया है, उस काम को सीख करके कुछ सीखने, मतलब कि उनके द्वारा जो काम किया गया है खराब है, सही है, उनके काम से कुछ सीखने लायक है, ये सब हमें इतिहास बताता है। तो इतिहास का मतलब क्या हुआ, जो काम बीता हुआ है और उसमें कुछ सीखने लायक है, उसमें कुछ इग्नोर करने लायक है, तो उसको सीखते हुए, इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना ही हमारा इतिहास समझाता है। समझ में ना? हमारे देश में क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, स्वतंत्रता क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1857 में हुई थी। ठीक, 1857 में। आजाद कब हुआ? 1947 में। तो अब आते हैं टॉपिक पे कि इतिहास से क्या मतलब है। तो अब कहने का मतलब है कि जब 90 साल शुरुआत 1857 में हुआ, अब आजादी मिली कब? 1947। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग शुरुआत में इस तरह से गलती किए होंगे, तभी तो इतना टाइम लग गया। गलती किए तबे ना, नहीं तो कोई बच्चा पढ़ने में आता है, पढ़कर निकल जाता है, नौकरी सब ले लेता है, रिजल्ट मिला देता है, और कोई बच्चा पढ़ते रहता है, पास नहीं होता है।